नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा और चलिए अब आपको बिहार से बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर बिहार में 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। बड़ी खबर बिहार से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बस अभी से कुछ ही घंटे पहले बिहार में 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। ऐसे में बिहार में अब कुल 36 मंत्री हो गए हैं। विजय कुमार मंडल ने भी शपथ ली है। इसी के साथ बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है। इसमें बीजेपी कोटे से कई विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। ये विधायक बिहार के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी ने मिथिलांचल से 2 विधायकों को मंत्री बनाकर इस क्षेत्र के 50 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति बनाई है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी इस मौके पर मौजूद रहे। बीजेपी कोटे से सबसे पहले संजय सरावगी ने मैथिली भाषा में शपथ ली। उनके बाद सुनील कुमार और जीवेश मिश्रा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। जीवेश मिश्रा ने भी मैथिली भाषा में शपथ ग्रहण की है। इसी के साथ नए मंत्रियों का चयन बिहार के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया गया है। बीजेपी ने इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। खासकर मिथिलांचल क्षेत्र की बात करें, जहां 2 विधायकों को मंत्री बनाकर बीजेपी इस क्षेत्र की लगभग 50 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रही है। ये रणनीतिक कदम बीजेपी के लिए चुनाव में फायदेमंद साबित हो सकता है। बीजेपी कोटे से मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों में संजय सरावगी, जो कि दरभंगा से हैं, इसके साथ 6 मंत्री और शामिल हैं। और चलिए इसी पर विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ बिहार से ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे मौजूद हैं। अंजनी जी, जानना चाहेंगे, बिहार में शपथ ग्रहण हुआ है, नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जानना चाहेंगे कि शपथ ग्रहण किस वक्त हुआ और कौन कौन से मंत्री जो कि पहली बार और कई बार विधायक बन चुके हैं और अब वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, अब नीतीश सरकार में कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो कि अब जो कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं? जी निमी, देखिए बता दूं कि यह मंत्रिमंडल विस्तार जो है काफी लंबे अरसे से मंत्री विस्तार की अटकलें जो है वो लगाई जा रही थी और कई बार चर्चा में आया कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। क्योंकि पिछले बार यदि मंत्रिमंडल की बात करें तो 15 मार्च 2024 को ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और उसके पहले 28 जनवरी को 2024 को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ करके एनडीए के साथ जो है वह फिर से एक बार सरकार गठन की थी। उसके बाद से ही करीब 45 दिन के बाद जो है पहली बार मार्च में जो 15 मार्च को जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था और अब एक बार फिर से 1 साल के बाद जो है इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और सभी बीजेपी कोटे के हैं। 7 लोग जो है वो बीजेपी कोटे के हैं, जिसमें एकमात्र जीवेश कुमार जो है पहले भी मंत्री रह चुके हैं, उन्हें इस बार मंत्री बनाया गया और बाकी के 6 लोग जो है वो सभी पहली बार इस बार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल हो रहे हैं। और खास करके चूंकि यह वर्ष चुनावी वर्ष है, इसलिए यह माना जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल में जिनको शामिल किया गया है, जिस क्षेत्र के लोगों को शामिल किया गया है, वह आगामी चुनाव को लेकर के ही शामिल किया गया। आगामी चुनाव के मद्देनजर इन चीजों का ध्यान रखा गया है, जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है और साथ ही साथ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को भी समीकरण में रखा गया है कि आखिर किस क्षेत्र से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए। और दरभंगा यदि कहें तो उत्तर बिहार से 2 लोग जो है वो मंत्री बनाए गए हैं, एक जीवेश मिश्रा है और एक संजय सरावगी हैं जो दरभंगा से हैं और दूसरे अंजनी जी, जाने से हैं। अंजनी जी, जो मंत्रिमंडल विस्तार है तो क्या इसे इस नजरिए से देखा जाए कि आगामी चुनाव होना है और इसको लेकर कैबिनेट का विस्तार किया गया है और जो जातीय समीकरण है उसको साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी और जेडीयू? जी निश्चित रूप से जातीय समीकरण का खासा ध्यान रखा गया है और उच्च जातियों से 2 लोगों को लिया गया है और निम्न जातियों से भी लिया गया है और ओबीसी कोटे से भी लिया गया है। तो इस तरह से जातीय समीकरण का जो है वो खासा ध्यान रखा गया है। मंडल की बात करें या फिर संजय सरावगी की बात करें, राजू सिंह की बात करें या फिर जीवेश मिश्रा की बात करें, इन सभी लोगों को जो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है वो जातीय समीकरण के तहत उसको ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया है। और अब मंत्रिपरिषद में जो 36 का आंकड़ा था कि 36 ज्यादा जो है मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं, तो मंत्री जो है वो 36 के 36 जो है वो पूरे हो चुके हैं। यानी मंत्रिमंडल यदि कहें तो नीतीश मंत्रिमंडल का जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से अब जो है वो पूरा हो चुका है। कई ऐसे बीजेपी के मंत्री थे जिन्हें
कई विभागों के चार्ज जो है वो दिया गया था। और अब सभी लोगों को जो है वो अब जब मंत्री बना दिया गया है तो लगभग सबसे ज्यादा जो है 21 भाजपा के लोगों को, यानी 21 जो है भाजपा के कोटे में गया है और 13 सबसे कम जो है वो जदयू के जिम्मे है, क्योंकि जदयू के विधायकों की संख्या भी जो है वो कम है। एक हम से जो सहयोगी दल है, हम से विधायक है संतोष कुमार सुमन और एक निर्दलीय है सुमित सिंह, जिन्हें भी जो है वो मंत्री बनाया गया है। तो अब मंत्री परिषद का जो कोटा था वो पूरी तरह से कहें तो पूरा हो चुका है और सभी जातियों का समीकरण जो है वो बैठाया गया है, चाहे वो कोयरी की बात करें, कुर्मी की बात करें, राजपूत, भूमियार और बनिया जाति की बात करें, तो सभी लोगों को जो है इसमें प्रतिनिधित्व जो है वह दिया गया है। और यही ध्यान रखा गया है कि आने वाले चुनाव में जो है इन प्रतिनिधियों के जरिए जो है वो वोट बैंक को साधने की कोशिश जो है वो की जाए। क्योंकि अंजनी जी, आपने कोटे की बात की, तो क्या इस सवाल का ये जवाब होगा कि जो भी बीजेपी, क्योंकि जो 7 मंत्री हैं वो बीजेपी से ही हैं, जेडीयू से एक भी मंत्री नहीं है, तो आपने जो कोटे की बात की, क्या ये इसी सवाल का जवाब है? नहीं, देखिए जो कोटा है उस कोटे के हिसाब से भी देखें तो जो विधायकों की संख्या, उस विधायकों की संख्या के हिसाब से लिहाजा बड़े भाई की भूमिका में इस बार जो है बीजेपी है, जिसके कारण ही उनकी संख्या जो है वो ज्यादा है। और दूसरी बात कहें तो दूसरा जो है वो जदयू का था, जिसमें कि जो विधायकों की संख्या उसके आधार पर जो है वो 13 विधायकों को रखा गया। एक निर्दलीय विधायक है जो पिछले बार भी मंत्रिमंडल में शामिल थे, इस बार भी शामिल है और एकमात्र निर्दलीय विधायक है। और इस तरीके से देखें तो मंत्रिमंडल को पूरी तरह से जो है वो अब कंप्लीट माना जा रहा है। पूरी तरह से जो कोटा था मंत्रियों के, मैक्सिमम जो कोटा कहा जाता है, जो 243 सीटें थी उसके हिसाब से जो विधानसभा की सीटें हैं उसके हिसाब से मंत्रियों का जो कोटा निर्धारित किया गया था, उससे अब कोटा जो है पूरी तरह से पूरा हो गया है। और अब चूंकि चुनाव सामने है और करीब 1 साल के बाद ये हो रहा है, तो काफी लंबे अरसे के बाद हो रहा है और सभी जो 7 मंत्री बनाए गए हैं, एक हालांकि देखें तो भूमि एवं राजस्व मंत्री, भूमि सुधार मंत्री थे डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जो कि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में भी थे बीजेपी के, तो उन्हें जो है मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा है, क्योंकि एक आदमी और एक पद जो है इसका बीजेपी जो है पालन करती है और उन्होंने अपने मंत्री परिषद का जब त्यागपत्र दे रहे थे वो। ठीक है अंजनी जी, आपकी तरफ फिर से रुक करेंगे, आप बने रहे इस वक्त हमारे साथ, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर सुनाते हैं एक नेता की प्रतिक्रिया। चुनाव से इसको जोड़कर मत देखिए, पहले ही से मामला था, होना था, नहीं हुआ था, आज हो गया, तो इसको चुनाव से जोड़कर मत देखिए। बिल्कुल 100% से ज्यादा बिल्कुल सब स्मूथ है, स्मूथ रहेगा। तो चलिए इसी के साथ फिर से अंजनी पांडे की तरफ रुख कर रहे हैं। और अंजनी जी, यहाँ पर अभी हमने उपेंद्र कुशवाहा की बाइट सुनी और उनका क्या प्रतिक्रिया, वो कहना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है उनके बयान से? देखिए उनके जो बयान है या फिर जो एनडीए के तमाम घटक दल हैं, उन तमाम घटक दलों के जो बयान आ रहे हैं, या फिर जो पहले यदि देखें तो एनडीए जो है वो विधानसभा की तैयारी जो है वो जोर शोर से कर रही है और इसको लेकर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में, सभी जिलों में जो है वो एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया जा रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे जो एनडीए के घटक दल के 5 दल हैं, उन 5 दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वे शामिल रहते हैं और आने वाले समय में 5वें चरण की जो है वो भी घोषणा कर दी गई है। तो पूरी तरह से देखें तो एनडीए इस चुनाव में जो है वो एकजुट होकर के उतरना चाह रहा है और ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि सभी 5 घटक दल के जो लोग हैं, घटक दल के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी मिलकर के इस बार जो है वो काम करेंगे। अंजनी जी, उपेंद्र कुशवाहा लेकिन यहाँ पे प्रतिक्रिया दे रहे थे कि ये जो है वो कोई राजनीतिक दांव नहीं है मंत्रिमंडल का विस्तार। ये देखिए निबी जो भी कहे नेता लोग, लेकिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और लंबे अरसे के बाद यह विस्तार दिया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है, कई बार अटकलें लगाई जा रही थी और कई ऐसे विभाग थे जिन विभागों की जो यदि कहे तो जो विभागों के मंत्री थे वो एक ही मंत्री कई विभागों का जिम्मा जो है संभाल रहे थे, जिससे कि कामकाज में भी असर हो रहा था। लेकिन क्योंकि जो मंत्रिमंडल विस्तार में किन्हें जगह देनी है यह फाइनल नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से टलता जा रहा था। और कल जब पीएमसीएच के शताब्दी वर्ष समारोह था, उस वर्ष में उस शताब्दी समारोह में जब केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आए, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है बीजेपी के, उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बैठक होती है, उसके बाद बीजेपी के नेताओं की भी बैठक होती है। अंजनी जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब आपसे चाहेंगे, क्योंकि बिहार में जैसे कैबिनेट विस्तार हुआ उससे ठीक पहले दिलीप जायसवाल का इस्तीफा भी आया, इसके पीछे क्या वजह?
जी देखिए, दिलीप जायसवाल भूमि एवं राजस्व मंत्री थे और वह मंत्री उस वक्त थे जब वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए गए थे। लेकिन उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने इस बात की भी चर्चा की, चूंकि बीजेपी यह मानती है कि एक पद एक व्यक्ति होना चाहिए और इसको लेकर के बीजेपी के अध्यक्ष पद पर वो बरकरार रहेंगे और भूमि एवं राजस्व में भूमि सुधार मंत्री के पद से उन्होंने जो है वह इस्तीफा दे दिया। और यही वजह है कि जहां पर 6 सीटें थी तो अब 7 नए चेहरे जो है वह मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, लेकिन सब के सब जो है वह बीजेपी कोटे के ही हैं। जीवेश कुमार ही एकमात्र ऐसे मंत्री पद का शपथ लिया है जिन्होंने, जो पहले भी इस बार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल रहे। बाकी सभी 6 चेहरे जो है वो नए चेहरे हैं। और निश्चित रूप से जो विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव इसी वर्ष होना है और अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर के ही जातीय समीकरण की बात करें, क्षेत्रीय समीकरण की बात करें, इन सभी क्षेत्रों की कहें तो समीकरण में मतलब मंत्रिमंडल में उन सभी क्षेत्रों की भागीदारी हो, सभी जातियों की भागीदारी हो, इसका खासा ख्याल रखा गया। और यही वजह है कि मंत्रिमंडल में 7 लोगों को जो शामिल किया गया है, अलग अलग जातियों से इन लोगों को लिया गया है, अलग अलग क्षेत्रों से लिया गया है। लेकिन दरभंगा की यदि बात करें तो दरभंगा से कहें तो 2 लोगों को इस बार शपथ दिलाया गया है। ठीक है अंजनी जी, तमाम जानकारी के दिल्ली और पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां पर दरअसल खबर ये भी है कि आपके द्वारा मौजूदा राज्यसभा सदस्य को विधानसभा उपचुनाव के लिए कैंडिडेट बनाने से ये अटकलें लग रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब के रास्ते ही राज्यसभा जाएंगे। ये बड़ा सवाल उठ रहा है। दिल्ली में आप संयोजक संजीव अरोड़ा के सरकारी मकान में ही रहते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस संभावना को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी विधायक गुरप्रीत गोगी के निधन के बाद खाली हुई लुधियाना वेस्ट सीट के लिए अभी चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आपने राज्यसभा के सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ने संजीव अरोड़ा पर क्या दांव खेला है। दरअसल लुधियाना वेस्ट संजीव अरोड़ा ने टिकट मिलने के बाद पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। अरोड़ा लुधियाना के ही रहने वाले हैं, ऐसे में उन्होंने कहा है कि गृह नगर के लोगों की सेवा का अवसर मिलेगा। संजीव अरोड़ा को आपने मार्च 2022 में राज्यसभा भेजा था। संजीव अरोड़ा के पिता प्राण अरोड़ा की घी के बड़े कारोबारी थे और संजीव अरोड़ा एक घर गुरुग्राम में भी है। महिलाओं के कपड़े बनाने वाला फेमेला के साथ उनका कई क्षेत्रों में कारोबार है। अरोड़ा का वर्जीनिया में भी ऑफिस है। आपसे जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये उनका कहना है, आपके सूत्रों का, कि पार्टी ने विपक्ष से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए स्थानीय कार्ड खेलते हुए हेवी वेट कार्ड खेल दिया है। पार्टी पंजाब के मोर्चे पर फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। केजरीवाल जी सत्ता के लोभी हैं। केजरीवाल जी की पार्टी बनी ही उनको सत्ता में पहुंचाकर ऐशो आराम शीश महल के बिना केजरीवाल जी का रहना कठिन है। जल बिन मछली की तरह बिना शीश महल के केजरीवाल जी तड़पते हैं, क्योंकि यहां से निकलकर वो वसुंधरा के अपने पुराने घर में नहीं गए, फिर एक बड़े लुटियन दिल्ली के बंगलों में गए थे। तो बंगलों में रहकर गाना सुनना ही बंगला बने न्यारा रहे, जिसमें कुनबा सारा उनका शौक है। जहां दिल्ली विधानसभा सत्र को 3 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। पहले 24 फरवरी को शुरू हुआ सत्र 27 फरवरी को खत्म होना था, लेकिन अब विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि हम सदन में जितनी संभव हो सके उतनी सीएजी रिपोर्ट पेश करेंगे। अब विधानसभा सत्र 4 दिन के लिए बढ़ाया गया है। आगे उन्होंने बताया कि सरकार और विपक्ष दोनों दलों के 12 से 14 सदस्यों वाली एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि पीएसी बनाई जाएगी। सदन में चर्चा के बाद रिपोर्ट्स को पीएसी के पास भेजा जाएगा। कमेटी के फाइंडिंग्स मिलने के बाद सदन उचित कार्रवाई करेगा। दिल्ली विधानसभा में 25 फरवरी को नई शराब नीति पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने यह रिपोर्ट 25 फरवरी को पेश की। ये ऑडिट 2017 से 18 से लेकर 2020 से 21 तक का है। इसके मुताबिक दिल्ली की शराब नीति बदलने से 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शराब नीति में कुछ थोक विक्रेताओं और निर्माताओं में विशेष व्यवस्था से मोनोपोली और ब्रांड प्रमोशन का खतरा पैदा हुआ है। इसी के साथ आप सरकार ने 10 साल से कैग की 14 रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की। बढ़ाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र जो है अब इन मामलों की ओर इशारा कर रहा है।
वहीं अब खबर तमिलनाडु से है, जहां पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर से बीजेपी ने राजनीतिक समीकरण बदलने शुरू कर दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोयम्बटूर में एक नए बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया और इस दौरान गाय को चारा भी खिलाया। इसके बाद गृह मंत्री ने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में अब भाई भतीजावाद खत्म होगा और 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 2025 की शुरुआत दिल्ली की विजय से हुई है और 2026 तमिलनाडु में एनडीए की सरकार के साथ समाप्त करेंगे। समय आ गया है कि तमिलनाडु में डीएमके की देश विरोधी सरकार को समाप्त कर दिया जाए। सभी लोग तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनाने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। तमिलनाडु में बनने वाली सरकार एक नए युग की शुरुआत करेगी। यहाँ भाई भतीजावाद की दुकान समाप्त होगी और यहाँ हमेशा के लिए भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा।